नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। आम आदमी पार्टी की रैली में किसान की खुदकुशी का मामला गरमाया, संसद में न्यायिक जांच की मांग। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। अवरोध के बीच राज्यसभा में रखा गया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। सदन में कृषि संकट पर चर्चा, किसानों को तुरंत राहत की मांग। न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं करेगा नए जजों की नियुक्ति, वैधता पर फैसला होने तक लगी रोक। सोमवार से शुरू होगी सुनवाई। मसर्रत आलम पर 26वीं बार लगा पीएसए, बिना ट्रायल के 6 महीने जेल में रखने का रास्ता साफ। घाटी से भेजा गया जम्मू की जेल। और कोसी इलाके में तूफान से मौत का आंकड़ा 50 के पार, मदद न पहुंचने से पीड़ित नाराज। केंद्रीय गृह मंत्री कल करेंगे दौरा। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कल हुई किसान आत्महत्या का मुद्दा आज संसद के दोनों ही सदनों में उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में माना कि किसान लंबे वक्त से मुसीबतों से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकार की ओर से किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर विपक्षी कांग्रेस ने गजेंद्र की खुदकुशी मामले की न्यायिक जांच की मांग की और सरकार को भूमि अधिग्रहण के मामले पर चिताया भी। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने जंतर मंतर पर गजेंद्र की मौत का मामला उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आत्महत्या को लोकसभा में गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने माना कि देश में किसान दशकों से मुसीबत झेल रहे हैं। उन्होंने किसानों को संकट से निकालने का आश्वासन दिया और उसमें विपक्ष के सुझावों का भी स्वागत किया। समस्या पुरानी है, गहरी है। हम सबको सोचना होगा कि हम कहां गलत रहे, पिछले 10 महीनों में क्या कमियां रही। यह सबका दायित्व है, लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हमको खोजना है। और मैं इस विषय में खुले मन से जो भी सुझाव आए आप जरूर बताइए, अपन को इनको रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले सदन को घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान गजेंद्र राठौर की आत्महत्या के मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है। गृह मंत्री ने कहा है कि किसानों को मदद के साथ वैकल्पिक रोजगार के मौके भी देने होंगे। 58% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मात्र 14% क्यों रह गया है, अथवा वह क्यों घटता जा रहा है लगातार। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के जवाब से असहमति जताई और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्या के सहारे जमीन अधिग्रहण के मामले में भी सरकार की घेराबंदी की। पुलिस तो दोषी है, जब दोषी ही अगर इंक्वायरी करेगा तो सही बात नहीं निकलेगी। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर से कि जुडिशियल इंक्वायरी आप कीजिए। वो कह रहा है इस गवर्नमेंट के चलते इस देश को, किसान को इस गवर्नमेंट से विश्वास उठ गया है। आम आदमी पार्टी ने किसानों की मौत के लिए पूरे सिस्टम को दोषी ठहराया और मामले के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। गजेंद्र का आत्महत्या करना बहुत दुखद है और शर्मनाक है देश के लिए, लेकिन वो सिस्टम से दुखी था। How can the society become so callous and unsympathetic and unresponsive? कई सांसदों ने जंतर मंतर पर हुई इस आत्महत्या के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर यह रैली भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के विरोध के मुद्दे पर बुलाई थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में किसान गजेंद्र की खुदकुशी के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया गया है। खुदकुशी की जांच को लेकर भी पुलिस और दिल्ली सरकार में ठन गई है। उधर गजेंद्र के परिजनों का आरोप है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर वो दिल्ली आया था। एक तरफ दौसा के गांव नांगल झमरवाड़ा में गजेंद्र राठौर का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। कोई और गहरी साजिश, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई ये होगा
उसको अस्पताल ले जाया जाएगा, जेब से ये नोट निकलेगा और उसके बाद आप इस पे हल्ला करेंगे और उस व्यक्ति को बचाया जाएगा। केजरीवाल सरकार के तमाम मंत्री वहां पर उपस्थित थे, उनके आप पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे और उस पेड़ से लेकर उस मंच की दूरी सिर्फ 17 सेकंड में पूरी हो सकती थी और इन लोगों ने राजनीतिक हथियार अपनाने के लिए उनको बचाने का कोई काम नहीं किया। उधर गजेंद्र के परिजनों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे दुख इस बात पे हुआ कि जब वो प्राण त्याग चुके थे उसके बाद भी उन्होंने रैली को जारी रखी, ये संवेदनहीनता थी। विरोध बढ़ता देख आम आदमी पार्टी के नेता भी गुरुवार को बार बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय गृह मंत्री पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। देश के गृह मंत्री जो बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस कुछ और बोल रही है। मुझे लगता है कि ये संसद की गरिमा के विपरीत है। अगर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं सत्ता में रहकर, अगर उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पार्टी से है, तो किसान के हित में कम से कम अपने अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल ना करें। वहीं पुलिस ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार को बताया है कि इस मामले की जांच डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। एफआईआर में आत्महत्या के लिए उकसाने और पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने से रोकने की धाराएं भी लगाई गई हैं। जो बात हमारे जुरिस्डिक्शन में है तो ऑब्वियसली वो हमारे जुरिस्डिक्शन में है। अगर वो किसी का जुरिस्डिक्शन उसमें नहीं बनता तो उसके बारे में अगर आवश्यक हो तो जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है और हमने वो जानकारी दी है। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली की थी। रैली के दौरान गजेंद्र ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जयशंकर गुप्ता साहब, जो कि वरिष्ठ ब्यूरो प्रमुख हैं लोकमत से। जयशंकर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से इस मौत को लेकर राजनीति हो रही है, जांच के दायरे को लेकर राजनीति हो रही है, स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच में से लेकर बयानबाजी हो रही है, फिर एक दूसरे पर आरोप, आपको लगता है क्या वाकई मुद्दे से अलग सिर्फ राजनीति पर फोकस पार्टियों का है, सब पर देख रहा है, या वाकई कोई गंभीरता से उस किसान की मौत की वजहों को टटोलना चाहता है? नहीं कविन, सबसे बड़ी बात यह कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, लेकिन इसमें हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की संवेदनहीनता सामने आई है। कल जिस तरह से हुआ, वो दम तोड़ रहा था, हमारे लोग वहां भाषण कर रहे थे, नेता लोग भाषण कर रहे थे, पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी रही, लोग कह रहे थे मंच से कि भाई उसको उतारो, उसको पकड़ो, लेकिन पुलिस ने ये सब नहीं किया। मंच के लोगों का भी था, जब मान लीजिए जब गिर रहा था उस समय आपको रैली रोक करके जाकर देखना चाहिए था, भाई क्या है, क्या किस स्थिति में है। अभी जैसे कोई आरोप भी लग रहे थे, ये हो सकता है इसमें कोई प्रायोजित रहा हो कि बाद में उसे वाहवाही लूटी जाए। मतलब किसान की हत्या, आत्महत्या भी, उसको भी आप राजनीति का रोटी सेकने का एक बहाना बना सकते हैं। हमको याद है 1990 में जब हुआ था ना, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी, उस समय आपने देखा होगा कि कई लड़कों ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, तो उनको बताया गया था कि केरोसिन तेल छिड़कना और आग लगाने से पहले तुमको बचा लिया जाएगा। लेकिन एक मामले में ही राजीव गोस्वामी थे, बाल बिन दिल्ली छात्र संघ के अध्यक्ष भी हुए थे, वो उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया उन्होंने और आग लगा लिया, मतलब तब पूरा शरीर जलने लगा। फिर पुलिस वालों ने अपनी वर्दी फेंक करके उसको बचाया किसी तरह से। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मतलब ये दुर्भाग्य कि आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए किस स्तर तक गिर सकते हैं। आज देखिए संसद के दोनों सदनों में खूब जम के हुआ, हंगामा होता है, बहस होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बहस हुई तो क्या हुआ? बड़े अदब से करना चाहता हूं, कभी हम बैठे थे हाउस में, कितने लोग थे उस समय? जितने लोग कोरम पूरा करने के लिए चाहिए उससे अधिक नहीं थे। जिसको भाषण करना था वो था, या कुछ और लोग बैठे हुए थे। यही हमारी संवेदना है क्या किसानों के प्रति? और जो हालत है, अब प्रधानमंत्री के भाषण हमने सुना, ठीक है, वो सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कोई दिल्ली पुलिस को आरोपी बना रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को बना रहा है, और कांग्रेस पार्टी है दोनों को बना रही है, चूंकि दोनों को निशाने पर इस मामले में ले सकती है, क्योंकि न वो केंद्र में है न दिल्ली में है। तो सब अपना अपना राजनीतिक गेम खेलने में लगे हुए हैं। किसान की बेबसी, किसान की लाचारी, किसान की मौत हमारे राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक रोटी सेकने से अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जयशंकर जी, जिस तरीके से मैं कहूं कि हर साल इस तरह के मामले आते हैं, किसी साल ज्यादा मामले होते हैं, मौतें होती, किसी साल कम होती, लेकिन इससे इनकार नहीं किया सकता कि मौतें नहीं होती हैं। हर साल चर्चा, बहस, राजनीतिक दल, मैं कहूं कि रस्म अदायगी। क्या वाकई इस संकट को हल करने की दिशा में कभी कोई पहल आपको दिखती, या अभी जो बहस हो रही है या जो तमाम दल मांग कर रहे हैं, एक कोरम, एक रस्म अदायगी पर दिखती है महज? नहीं, आप ये सोचिए कि हमारी 68-69 साल की आजादी के बाद अगर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है तो हमको तो सोचना पड़ेगा कि हमारी नीतियों में कहीं ना कहीं तो कुछ खामी रही है, जिससे जो अन्नदाता है, जो आपके
नागरिकों का, अपने देश के लोगों का पेट भर रहा है। जब हम हरित क्रांति लेके आए, कभी हमको दुनिया के और देशों से गेहूं मंगाना पड़ता था, उस पर हम निर्भर रहते थे। आज हम आत्मनिर्भर हैं कम से कम कृषि के मामले में। तो वो जो पेट भरने वाला किसान है वो खुद भूखे मर रहा है, वो दम तोड़ रहा है, जहर घूंट पी रहा है, या फिर पेड़ से लटक करके गमछा बांध करके अपनी जान दे रहा है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? हम कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनाते हैं? कभी महाराष्ट्र तो मतलब इस नाम पे, महाराष्ट्र और हमारा जो विदर्भ का इलाका है, वहां तो आत्महत्या मतलब एक तरह से पर्याय बन गया है कि विदर्भ में है तो किसान आत्महत्या कर रहे होंगे। हालांकि अभी सरकार ने कहा कि नहीं, कोई आत्महत्या नहीं हो रही, कि राज्य सरकारों का कहना है। ये भी एक बड़ा सवाल है शंकर साहब की, जो प्रमुख सचिव अलग अलग राज्यों के पत्र लिख रहे हैं केंद्र सरकार को, उसमें हर राज्य दावा कर रहा है कि उसके राज्य में कोई मौत नहीं, अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए। मैं कहूं कि ये क्या है, क्या दिखाना क्या चाहती है सरकारें? वही है कि हमारे यहाँ क्राइम कम है, इसलिए थानों में FIR मत दर्ज कराओ, ये बताने के लिए कि हमारी सरकार में, हमारी राज्य सरकार में क्राइम बहुत कम हो रहा है। इसलिए जो इतने थानों को निर्देश है कि भाई बाहर ही टरका दो, जो कोई पीड़ित जाता है कि हमारी प्राथमिकी दर्ज कर ली जाए, उसको नहीं करते हैं लोग, दिखाने के लिए। तो इससे आपको क्या होगा भाई? आप केंद्र से कह सकते हैं, सरकार से कह सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ स्थिति है, किसान मर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करिए। आप देखिए, इसी संसद में बताया गया कि 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों के NPA में फंसे हुए हैं, यानी कि गैर निष्पादक आस्तियां जिसको आप कहते हैं, जो डूब खाता कहा जाता है, वो किसके पास है? बड़े बड़े करोड़पतियों के पास है, बड़े बड़े धन्ना सेठों के पास है। उनका पैसा आप NPA खाते में डाल सकते हैं, और किसान का कर्जा आप माफ नहीं कर सकते। किसान के लिए राहत की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं। जो भूख से मर रहा है, या जहर पी रहा है, या फांसी लगा के जान दे रहा है अपनी, उसके लिए राहत की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और जो राहत के नाम पर चल भी रहा है जयशंकर साहब, मैं मुआवजा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन कुछ अलग है। मैं इसे कहूं एक राहत की बात, एक राहत राशि की बात सरकारें कर रही हैं। ये असल में वाकई कितनी दम दिखती है इसमें, या फिर कितना उचित है किसानों के उस घाटे के लिहाज से? नहीं, किसान की लागत का तो कभी फैसला ही नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए क्या है, किसान जब अपनी लागत जोड़ता है, या किसान की लागत के बारे में जब सरकारी आकलन होता है, उसमें क्या होता है? उसने कितना बीज खरीदा, उसने कितना पानी पर बिजली का बिल दिया, उसने कितना रासायनिक या खाद खरीदा, इसको जोड़ करके आपने लागत बना दी। जो उसकी जमीन है, जमीन की भी तो मालियत आप लगाएंगे ना, कि जमीन, उस जमीन को अगर किसी और काम में इस्तेमाल करता तो उसकी भी तो लागत लगती। वो जो खुद मेहनत करता है, उसका भाई, उसका बेटा, उसकी बीवी जो खाना पहुंचाने जाती है खेत में, उसकी भी, उसका भी समय है, उस समय की भी कीमत होगी। आप देखिए किसी इंडस्ट्रियल इकाई में देख लीजिए आप, मतलब हम मीडिया से भी बात कर सकते हैं, कहीं पर भी देखिए आप, तो उसमें एक एक इंच का हिसाब लगा के बनाते हैं कि साहब इतने इंच पे संपादक बैठता है, या इतने पे वो CMD साहब बैठते हैं, इतने साहब पर ये फला अफसर बैठता है, और इतना लेबर काम करता है। तो सारा एक एक चीज का हिसाब करके आप लागत बनाते हैं, तब जोड़ते हैं कि हमारा इतना नफा या नुकसान हुआ। किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? किसान के बारे में ऐसी नीति आपने क्यों नहीं बनाई? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है शंकर साहब की। असल में जो नीतियां बनाई जा रही है, फिर बनाने की कवायद है, फिर रस्मदायगी है, सिर्फ महज चर्चा करके किसानों की जमीन के सहारे राजनीतिक जमीन पर फसल उगाने की कोशिश दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। धन्यवाद। तो पहली खबर में आज बस इतना ही। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। Watch the world come alive in your living room. Defining moments. Momentous events. News Tonight, your window to the world. Every night at 9 p.m. भूमि अधिग्रहण के लिए दोबारा लाए गए अध्यादेश के मामले पर विपक्ष ने आज राज्यसभा में सरकार से जवाब मांगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने जैसे ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की प्रति सदन के पटल पर रखी, पक्षी समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दोबारा अध्यादेश लाने की वजह सरकार से पूछी। कांग्रेस ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार पर सवाल किए। एकजुट विपक्ष के कई सांसद दल में आ गए, जिसकी वजह से कार्यवाही 2 बार स्थगित भी करनी पड़ी। राज्यसभा में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश न लाने के चलते सरकार ने 3 अप्रैल को दोबारा अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश को संसद में पेश करना संवैधानिक रूप से जरूरी होता है और इसी के तहत इसे 20 अप्रैल को लोकसभा में भी रखा गया।
राज्यसभा से बतौर सांसद अपना कार्यकाल खत्म कर चुके सदस्यों को आज विदाई दी गई। सीपीआई के एमपी अच्युतन, सीपीएम के पी राजीव और कांग्रेस नेता वलार रवि का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 21 अप्रैल को खत्म हुआ था और वलार रवि फिर से सदन के लिए निर्वाचित हो गए हैं। लिहाजा बाकी दोनों सांसदों को उनकी गैर मौजूदगी में ही विदाई दी गई। कई सांसदों ने पी राजीव के योगदान की भी जमकर तारीफ की। राज्यसभा से रिटायर हुए सीपीआई नेता एमपी अच्युतन और सीपीएम नेता पी राजीव के योगदान का जिक्र किया गया। I do hope the retired members would cherish the memory of their association with this august house and have left with a sense of fulfillment in having played a stellar role in strengthening the democratic system of the country. सदन के नेता अरुण जेटली ने भी रिटायर हो चुके सांसदों के संसदीय कार्यों के ज्ञान की तारीफ की। सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी पी राजीव के नियमों संबंधी जानकारियों की तारीफ की। Both were extremely serious about the work. Their attendance was nearly total. Both were extremely industrious in digging out new procedures, how to raise their point of view. पी राजीव को तो मैं बहुत मिस करूंगा, और जैसे लीडर ऑफ द हाउस ने बताया कि रूल्स के बारे में तो एनसाइक्लोपीडिया था। तमाम दलों ने सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी को पार्टी महासचिव बनने पर भी बधाई दी और उनसे गुजारिश की कि उनकी पार्टी पी राजीव के दोबारा निर्वाचन को सुनिश्चित करे। तो इस तरह के व्यक्ति जब सदन से चले जाते हैं तो कहीं न कहीं सदन का नुकसान तो होता ही है। हालांकि बहुत दबाव है येचुरी जी पे, लेकिन ये सदन को एनरिच करने के लिए जब मौका मिले तो पी राजीव जैसे व्यक्तियों को जरूर लाने की कोशिश करें। सांसद पी राजीव, एमपी अच्युतन और वायलार रवि का 6 साल का कार्यकाल 21 अप्रैल को खत्म हो चुका है। वायलार दोबारा निर्वाचित हो चुके हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज किसानों की स्थिति और कृषि संकट पर चर्चा हुई। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया था। विपक्ष ने हाल की बेमौसम बारिश से बदहाल किसानों को तुरंत राहत देने की मांग की। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाए जाने की मांग हुई। इस दौरान भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। ये चर्चा शुक्रवार को भी जारी रहेगी, जिसका सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। सपोर्ट प्राइस बढ़ा दीजिए हर चीज में, न इसी में बाकी चीजों में भी वो किसानों का उससे समान होगा, और समान भी नहीं होगा, समाधान भी नहीं, हल भी निकल जाएगा, और उसके साथ साथ उनको जितना उनका नुकसान है उनका यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर पैसा दे दे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम होगी, लागत ज्यादा होगा तो किसान आत्महत्या तो करेगा ही। मौजूदा सरकार में जो है बीजेपी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते वक्त लागत मूल्य से 1.5 गुना उसको तय किया जाएगा। ये सभी समस्या जब होती है तो सत्ता में हुकूमत पर बैठने वाले लोगों ने सभी को साथ लेकर इस समस्या हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर लोकसभा में कल चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू के मुताबिक सरकार बिल पर विचार के लिए कल से लोकसभा में रखेगी और सोमवार तक इसे पारित कराने की कोशिश होगी। पिछले साल दिसंबर में बिल लोकसभा में पेश किया गया था। बीजेपी अपने सांसदों को व्हिप जारी करेगी ताकि संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3 बहुमत को जुटाया जा सके। बुधवार को जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की बैठक हुई थी। बैठक में तमिलनाडु को छोड़कर ज्यादातर राज्यों ने इसके प्रावधानों पर सहमति जताई थी। सरकार अगले साल अप्रैल से जीएसटी को लागू करना चाहती है। बिहार में चक्रवाती तूफान से मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है। कोसी इलाके के दर्जन भर जिलों में गेहूं, मक्की और केले की फसल को नुकसान हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल पीड़ित इलाकों का दौरा करेंगे। चक्रवाती तूफान के बाद कोसी इलाके में लोग अब तिनका जोड़कर दोबारा आशियाना बनाने में लगे हैं। दूसरी तरफ किसान खेतों में बर्बाद फसलों का जायजा ले रहे हैं।
मंगलवार रात आए चक्रवाती तूफान का असर कोसी इलाके के 1 दर्जन जिलों में सबसे ज्यादा पड़ा है। अकेले पूर्णिया में तूफान से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। टीन भी बहुत सारा उड़ गया है और खास करके मकई भी अभी जितना है सब खत्म हो गया। कुछ भी और सरकार की तरफ से हम लोगों को कुछ मुआवजा नहीं मिला। ये बर्बाद हो गया और अगले कर्ज लिए हुए हैं और ये कर्ज भी कहां से हम चुकाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन पीड़ित इलाकों का हवाई दौरा किया। गुरुवार को उन्होंने भागलपुर और आसपास के इलाके में नुकसान का जायजा लिया। उधर चक्रवाती तूफान में मारे गए लोगों को संसद में भी श्रद्धांजलि दी गई। केंद्र सरकार ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। स्वयं मैं जा रहा हूं और मैं बिहार की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, बिहार की सरकार को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी हम वह सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोसी इलाके में मंगलवार रात नेपाल के रास्ते आए तूफान ने भीषण तबाही मचाई। तूफान का कहर करीब 1 घंटे तक बरपा, जिससे हजारों कच्चे घर गिर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजीएससी की वैधता पर फैसला आने तक सरकार नए जजों की नियुक्ति नहीं करे। एनजीएससी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज ये बात कही। केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि फैसला आने से पहले एनजीएससी नए जज की नियुक्ति नहीं करेगा। अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता था, लेकिन एनजीएससी कानून से यह अधिकार आयोग को मिल गया है। इस कानून की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए चुनौती मिली है। सोमवार को कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए सभी तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने तीनों सेनाओं के कमांडरों की सालाना कॉन्फ्रेंस में बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि नई तकनीक के साथ जवानों की हौसला अफजाई भी जरूरी है। उन्होंने तीनों सेनाओं में वित्तीय पारदर्शिता पर जोर दिया और कहा कि सभी संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अलगाववादी नेता मसरत आलम पर एक बार फिर जन सुरक्षा कानून यानी कि पीएसए लगाया गया है। उसे कश्मीर घाटी से जम्मू की जेल में भेज दिया गया है। मसरत को देशद्रोह के आरोप में 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। उस पर अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने और पाकिस्तानी झंडा लहराने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनने के बाद 4 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद मसरत को पिछले महीने रिहा किया गया था। इससे पहले बुधवार को उसकी जमानत याचिका पर बड़गाम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रखा था। पीएसए के तहत किसी भी शख्स को सुनवाई के बिना 6 साल तक जेल में रखा जा सकता है। व्यापम भर्ती घोटाले मामले में एसटीएफ ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान रिकॉर्ड किया। भोपाल में उनके सरकारी बंगले पर एसटीएफ की टीम ने उनकी ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर पूछताछ की। दिग्विजय सिंह ने व्यापम मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी को पिछले दिनों कई दस्तावेज और कुछ सबूत सौंपे थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि घोटाले में जब्त की गई एक्सेल शीट से छेड़छाड़ की गई है। कई जगहों पर नाम हटाए गए हैं और नए नाम जोड़े गए हैं। एसआईटी ने एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी है। इंडोनेशिया में हो रहे एशिया अफ्रीका सम्मेलन में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया। बोर्डुम में चल रहे सम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। विदेश मंत्रालय में सचिव अनिल वाधवा ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान की ओर से ऐसे मसलों को उठाया जाना ठीक नहीं। कॉन्फ्रेंस में एशिया और अफ्रीका के देश शिरकत कर रहे हैं और भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज में शामिल हुई। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। गोवा की एक अदालत ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दिल्ली स्थित आवास की तलाशी के लिए जारी वारंट पर रोक लगा दी है। स्थानीय अदालत ने गोवा के पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पचेको का पता लगाने के लिए वारंट जारी किया था। लश्कर-ए-तैयबा के बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली की एक अदालत ने बम विस्फोट के 2 मामले में आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूत के अभाव में फैसला सुनाया, हालांकि दूसरे मामलों के चलते वो बाहर नहीं आ पाएगा। कॉर्पोरेट जासूसी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ आज चार्जशीट दायर कर दी। दिल्ली की एक अदालत इस चार्जशीट पर 1 मई को सुनवाई करेगी। यौन उत्पीड़न के आरोपी टेरी के निदेशक आर.के. पचौरी की विदेश जाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली। पचौरी ने वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
देश में तकरीबन 3,14,000 से अधिक ग्रामीण बस्तियों में 66,000 बस्तियों में साफ पानी की जरूरी आपूर्ति नहीं है। संसद में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की जरूरत है। केरला से निर्वाचित 3 नए सांसदों ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। इनमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता वायला रवि, IUML नेता PB अब्दुल वहाब और CPM नेता KK रागेश शामिल हैं। राज्यसभा में आज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को शीर्ष रैंक हासिल करने पर बधाई दी गई। उम्मीद जताई गई कि इन दोनों खिलाड़ियों की ये उपलब्धि देश के भावी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भारतीय मूल के विवेक मूर्ति आज अमेरिका के सर्जन जनरल बन गए। उन्हें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ दिलाई। वे जन स्वास्थ्य के प्रभारी बनने वाले सबसे कम उम्र के शख्स हैं। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज कराई गई। सेंसेक्स 155 अंक की गिरावट के साथ 27,735 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 31 अंक की गिरावट के साथ 8,398 अंक पर बंद हुआ। इस हफ्ते सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है।